किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान का यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बायो एजेंट्स के एप्लीकेशन की, जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं उनके एप्लीकेशन की यानी प्रयोग की, कि हम किस प्रकार करेंगे और कहां कहां इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इस सीरीज का जो 375 सीरीज थी, इसका आज ये मेरे हिसाब से अंतिम भाग है। किसान साथियों, आज मैं कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा करूंगा कि जिस पर मैं पिछले 15 दिनों से कार्य कर रहा हूं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, इनको जब हम प्रयोग करते हैं तो हम सोयल में प्रयोग करते हैं, सीड में प्रयोग करते हैं, नर्सरी में यानी पौधों की जड़ों को उपचारित करने में करते हैं, बीजोपचार में करते हैं और भूमि में करते हैं। आज जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूं वो केवल भूमि उपचार पर है। यह है मेरा पॉइंट नंबर 1। दूसरा है कि अधिकतर किसान इनको कहते हैं कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस माध्यम में करेंगे और उसका क्या अर्थ होता है और किस माध्यम में करने नहीं चाहिए, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। ये होगा मेरा पॉइंट नंबर 2। और जो मेरा पॉइंट नंबर 3 होगा वो ये होगा कि हम इनमें से किन किन को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं एक साथ, तो हम इन्हें किन को कंबाइंड कर सकते हैं। ये सब कुछ तीनों पॉइंट पर मैं आपके सभी क्लैरिफिकेशन दूर करने की कोशिश करूंगा। इस क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 2 व्यक्तियों का बहुत आभारी हूँ। पहले हैं डॉक्टर राजन, जो डॉक्टर राजन लेबोरेटरीज चेन्नई के प्रोपराइटर हैं और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। दूसरे हैं तुषार पटेल। तुषार पटेल भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और जो मेघधनुष बायो फर्टिलाइजर के प्रोपराइटर हैं। इन दोनों से मैंने काफ़ी सवाल पूछे और उसके उत्तर आज आपके साथ मैं साझा करूँगा। ये सवाल मुझे किसानों ने भी पूछे थे, उन सब को मैंने इकट्ठा किया, क्योंकि इस सीरीज के जो 3 भाग हैं, 4, 5, 6, वो लोगों ने बहुत देखे हैं। हालांकि पहले 3 भाग इतने नहीं देखे, जबकि उन्हें देखने चाहिए थे। ये काफ़ी देखे हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रशंसक शब्द भी उन्होंने लिखे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, हम सोयल भूमि के लिए ही क्यों ले रहे हैं। जो हम भूमि उपचार में करते हैं उसमें मुख्यतः 3 बायो कंट्रोल एजेंट आते हैं। एक ट्राइकोडर्मा और दूसरा है सुडोमोनास और तीसरा है बैक्टीरियस सबटिलिस। ये 2 हैं, इसमें लास्ट वाले ये बैक्टीरिया हैं और ये जो है ये एक फंगस है। आपको इतनी अधिक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये फंगस है और ये बैक्टीरिया है। अधिकतर लोग आजकल इस ट्राइकोडर्मा को बहुत प्रयोग करने लगे हैं। मुझे कुछ किसानों ने कहा है कि त्यागी जी, इसको प्रयोग करने से, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास को प्रयोग करने से हमें अपने कॉटन में और सोयाबीन में बहुत फ़ायदा मिला है। ये मेरे को 2 किसानों ने बताया है। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपके पास आऊँगा और आपका एक इंटरव्यू करने की कोशिश करूँगा कि जिससे लोगों को पता चले और उन्हें भी फ़ायदा हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब सवालों को इकट्ठा कर हम इन बातों पर आज चर्चा करें। तो जब हम जमीन उपचार में करते हैं, हमारे पास कुछ खेत है, मतलब बाग हैं, जिनकी हम मेंटेनेंस देखरेख करते हैं। हमने उनमें अब की बार जब हमने ये उनमें खाद लगाया फरवरी के महीने में, तो हमने उस खाद में जो वर्मी कंपोस्ट, बोन मील आदि था उसमें केमिकल नहीं मिलाया, सिर्फ माइक्रो न्यूट्रेंट मिलाए, सागारिका मिलाया और माइकोराइजा मिलाया। उनके साथ में उसको वर्मी कंपोस्ट को हमने ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस से उपचारित किया और हमें
मतलब हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। आप भी करिए। किस प्रकार करेंगे हम अब इस पर चर्चा करते हैं। जब भी कोई फसल बोएं, पहला हम बात करते हैं सोयल भूमि की। जब भी हम कोई फसल बोएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें फसल बोने से पहले जो हम पलेवा करते हैं उससे पहले इन तीनों को हम उस ज़मीन में मिला दें और उसके बाद उसमें पानी दें। उसके कई फायदे होंगे। एक तो जब हम इसको मिलाएंगे, मिलाने का तरीका मैंने पहले बताया था कि आप 3 ढेरी मिला लीजिए। 1 किलो 25 से 50 किलो वर्मी कंपोस्ट में मल्टीप्लाई करिए और फिर लास्ट में इस प्रकार आप 3 ढेरी बनाइए और लास्ट में तीनों को इकट्ठा कर लीजिए। जब वो 4-5 दिन के हो जाएं तो उन पर फफूंद दिखाई देगी और बैक्टीरिया भी दिखाई देंगे कुछ। तो उसके बाद उसको मिला लीजिए, खेत में छिड़काव करिए, उसे रोटर से आप उसको मिट्टी में मिला दीजिए और खेत में पानी दे दीजिए। चूँकि इनकी ग्रोथ के लिए, जो इनकी ग्रोथ होती है, मल्टीप्लाई होते हैं जो ज़मीन में, उसके लिए नमी बहुत आवश्यक है। तो जैसे ही पानी देंगे ये एक्टिव हो जाएंगे और जब तक आप फसल बोने के लिए तैयार होगा खेत, मतलब उसे कम से कम 6-7 दिन लगेंगे, गर्मियों में भी 4-5 दिन लग जाते हैं, तो इनकी संख्या बहुत कुछ हो चुकी होगी और ज़मीन आपकी सभी रोगों से मुक्त होगी। और जब ज़मीन से कोई भी बीमारी नहीं आएगी तो आपकी फसलों में 50% तक आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस। आपको 3 ढेरी बनानी है। इस प्रकार 50-50 किलो ले लीजिए या 25-25 किलो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, जो आपके 1 एकड़ के लिए बहुत है। उसमें आप ट्राइकोडर्मा मिलाइए, सूडोमोनास मिलाइए, बैसिलस सबटिलिस मिलाइए। इसको मिलाकर थोड़ी नमी बनाकर छायादार स्थान पर ढककर रख दीजिए। 4-5 दिन में आपको इनकी संख्या में वृद्धि होगी। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सवाल आते हैं कि आप इस चीज़ पर क्यों एम्फेसिस दे रहे हैं। ये मेरे दूसरे सवाल का पॉइंट का मतलब होगा कि आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में ही करना है। आप वर्मी कंपोस्ट में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पका हुआ खाद होता है और इसमें ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके लिए सबसे प्रिय भोजन होता है और इनके रहने के लिए वातावरण भी होता है। आप साधारण शब्दों में इस प्रकार का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, छोटा सा बैक्टीरिया है ये, इस तरह ये बैक्टीरिया है। 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 3 के 6 हुए, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गए। फिर ये जितने भी हुए इसके भी आगे टुकड़े होते चले जाएंगे। इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणक, जब 1 से ज़्यादा बढ़ते हैं। और जो फंगस होती है आपकी, तो आप देखेंगे कि फंगस कुछ इस तरह से होती है। आप अगर कभी आपके शरीर पर भी हुई हो या घर पर आलू वगैरह पे हो तो फंगस इस प्रकार होती है। तो फंगस क्या करती है कि ये ग्रो करती है, इस तरफ को ऐसे ग्रो करना शुरू करेगी, तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ और इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई। जब हम फंगस को गोबर की खादें मिला रहे हैं, यानी ट्राइकोडर्मा में मिलाएं, तो वो उसकी फंगस ग्रोथ करेगी, यानी जितने जीवाणु इसमें हैं वो सब ग्रोथ करेंगे। और जब हम इसको मिला रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें इतनी निटी गिटी में नहीं जाना है और हम एक ही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब है इनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, यानी ये अधिक क्षेत्र को कवर करेगी। हम इस चीज़ पर आ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैं किस तथ्य पर ये आधारित कह रहा हूँ कि ये तीनों को एक साथ मिला दीजिए। जब तीनों 5 दिन रखे हुए हो गए तो इन तीनों को सबको एक जगह मिला दो और खेत में इस तरह से छिड़काव कर दो पूरे खेत में, और फिर रोटावेटर या आपका टीलर से मिट्टी में मिला दीजिए और अगले ही दिन पानी दे दीजिए। ज़्यादा देर मन नहीं रखना, थोड़ी बहुत ही उसमें नमी होगी, फिर पानी बहुत जल्दी देना है आपको। पानी देकर ये सब बहुत ग्रोथ करेंगे। अब मेरा क्या आधार है कि ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और बैक्टीरिया सूडोमोनास और बैसिलस से बहुत सवाल पूछते हैं लोग।
क्या ये बैक्टीरिया फंगस के लिए हानिकारक हो सकता है या फंगस बैक्टीरिया के लिए हानिकारक हो सकता है? अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से पेपर मिलेंगे, ऐसी बहुत स्टडी मिलेंगी कि ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और इने अगर एक एक करके अलग अलग करके किया जाता है, मतलब इनका प्रयोग जो है ना, जैसे हम ओनली ट्राइकोडर्मा करते हैं या ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास करते हैं या ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस करते हैं या अकेला बैसिलस सबटिलिस करते हैं, तो रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि जब हम इन तीनों को एक साथ कर देते हैं, यानी ये मिला दिया तीनों को, सबको करो, तो आपके जो जमीन के अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं, यानी हानिकारक जो कवक हैं, बैक्टीरिया हैं या जितने भी हैं ज़मीन में रहने वाले, वो सब बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। ये BCA कंट्रोल करते हैं। आप एक बार एक छोटे खेत में करके देखिए, तरीका ये अपनाना है आपको। जो गोबर के खाद में, गोबर का खाद क्यों करते हैं? इससे इन्हें कार्बन मिलती है, इससे इन्हें जो पर्याप्त ऊर्जा होती मिलती है और इससे इन्हें वातावरण मिलता है। सिर्फ इसमें नमी होनी चाहिए और आपका वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। जब ये 5 दिन बाद इसमें ग्रो हो जाएंगे और तो ये खाली आपका वो नहीं रह जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि वर्मी कंपोस्ट है, ये एक ऐसा मटेरियल हो जाएगा कि जिसमें बहुत सारे मित्र जीवाणु हैं, फंगस हैं, और उसको आप प्रयोग करिए। अब ये जब हम लगाते हैं तो एक्चुअली ये काम क्या करता है? ये आपका पौधा है, हमने बना लिया पौधा ये, और इस पौधे की ये जड़ें हैं हमारे पास में इस तरह से। बेसिकली क्या करते हैं, जब ये ज़मीन में लगता है तो ये इसके चारों तरफ, इस एरिया को बोलते हैं राइजोस्फीयर, यानी जो इसकी जड़ों के आसपास का क्षेत्र होता है, यहाँ पर चारों तरफ इन जड़ों के पास एक सुरक्षित कवच बना लेता है, और कोई भी फंगस या जो आपकी बैक्टीरिया होंगे अगर वो इसके पास आते हैं तो वो नहीं आएंगे। और ये पहले से ही, जब तक हम वो पौधा हमारा शुरू होगा, चूँकि हमने बहुत पहले डाल दिया, तो ये काफ़ी को ख़त्म कर चुका होगा, चूँकि ये उन पर एक पैरासाइट का भी काम करता है, ये उनको ख़त्म कर चुका होगा। आजकल एक बहुत फैशन चला है कि किसी भी चीज़ को लो और उसे जैगरी या गुड़, एक ड्रम लो, उसमें पानी लो, गुड़ मिलाओ, और उसमें आप जो है ना 1 लीटर या तो आप अपना ट्राइकोडर्मा उसमें डाल दो या 1 किलो का पाउडर का डाल दो, और वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किसान साथियों, मैंने इतने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, इतनी ढूंढ मचाई है, सबसे कांटेक्ट किया है, अभी तक मुझे इस चीज़ का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। ये गुड़ का सवाल क्यों आया कि गुड़ होता है? कई रिसर्च पेपर ऐसे हैं कि जो लेबोरेटरी में लोगों ने रिसर्च की है कि जो हम मास मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उनमें कौन कौन से माध्यम और किस प्रकार कौन कौन से केमिकल मिलाए से आपको इसमें फ़ायदा होगा या ज़्यादातर आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। उसमें एक जगह पर जैगरी का भी जिक्र है, जिसे हम गुड़ कहते हैं, शायद ये वहीं से ले गया होगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जो आपका गुड़ के साथ मटेरियल होगा वो बहुत अच्छी तरह से संशोधित होगा। ये श्योर किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा कि उसमें कोई भी जीवाणु नहीं है, चाहे वो वातावरण से आया हो, चाहे पानी से आया हो, चाहे वो जैगरी हो, चाहे कोई चीज़ हो। जितने भी फ्लास्क या बर्तन किए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरह स्टेरलाइज किया जाएगा। क्या ये आप ड्रम में मिलाते टाइम कर सकते हैं? इसीलिए मुझे 2 आदमियों ने ऐसा कहा है। एक है जगपाल जी, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप गर्म पानी में लेकर उबाल कर ठंडा करें और जैगरी मिलाएं, या फिर उसे उबाल कर ठंडा करें और 10 लीटर में
1 लीटर आप ट्राइकोडर्मा डालें तो 1 से 10 बन जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो कम हो जाती है, यानी 10⁻9 से 10⁻7 तक आ जाती है। एक तो ये मिले, कहते ये हमने टेस्ट किया। दूसरे हैं एक मेरे साथी धर्मवीर सिंह जी, वो भी जैविक खेती करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने भी इसको इसी प्रकार एक बार तैयार किया और मैं टेस्ट कराने IRI गया और वहाँ ये हुआ कि हमारी जो मात्रा मिली, जो क्वांटिटी मिली वो ज़्यादा थी, क्योंकि कई लीटर हो गया था, लेकिन उसमें स्पोर्स की संख्या कुछ कम हुई थी। लेकिन इसका कोई भी ऐसा रिटिन प्रमाण मुझे कहीं नहीं मिला। यह आधार है। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप गुड़ में मल्टीप्लाई करते हैं या आप वर्मी कंपोस्ट में करें। मेरी संस्तुति है कि इसे न अपनाएं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैं क्यों कहता हूँ। एक्चुअली गुड़ का कंसेप्ट जो है ना, बेसिकली कहाँ से आया था? ये हमारी एंशिएंट पद्धति से आया था। ये आया था हमारे जीवामृत से, जो हम जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत में जो हम चीज़ें डालते हैं उनमें एक गुड़ भी होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए उस टाइम हमारे पास कोई भी केमिकल नहीं होते थे और गुड़ इतना अच्छा गुड़ होता था कि उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता था। यानी जो रस को साफ करने के साधन थे वो भी सारे एक तरह से ऑर्गेनिक थे। कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती जो आज होती है गुड़ को चमकदार बनाने के लिए। तो गुड़ में मल्टीप्लाई करते थे, तो किसी ने शायद, ये मेरा मानना है, किसी ने शायद ये सोचा जब जीवामृत हो जाता है तो आपका ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि जीवामृत में क्या हम इन तीनों को मिला सकते हैं या एक को मिला सकते हैं? क्या हम वेस्ट डिकम्पोजर में जो भी आजकल है, WDC है या वेस्ट डिकम्पोजर है, इसके साथ मिला सकते हैं? भाई ये तो इसके जनक बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मुझे तो आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला है, या मैं ढूंढ रहा हूं कि गाय के मूत्र से या गाय के गोबर से हमने कुछ जीवाणु निकाले और उनसे हमने WDC बनाया या वेस्ट डिकम्पोजर बनाया। आप कहिए कि वेस्ट डिकम्पोजर बनाया, और कहते हैं कि जब ये गुड़ से एक बार मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसमें से 1 किलो रख लीजिए या 1 लीटर रख लीजिए और अगले ड्रम में डालिए और फिर 2 किलो गुड़ लीजिए, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे जीवामृत में तो बहुत कई गुना और सभी जीवाणु हैं, और देसी गाय के हैं। देसी गाय के लोग मूत्र लेते हैं, देसी गाय का पेशाब लेते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये भी कहें कि जीवामृत को भी एक बार बना लो और उसमें से थोड़ा सा जीवामृत रख लो, 1-2 लीटर रख लो, उसमें फिर 2 किलो गुड़ मिलाओ और इस तरह से आपका जीवामृत बनता चला जाएगा? वहाँ तो मना करते हैं इस चीज़ को, तो फिर यहाँ कैसे कर लेते हैं? क्या इसका अर्थ ये माने कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मिलाई हुई है जो इन जीवाणुओं को संरक्षित करती है या इसके मल्टीप्लिकेशन में सहायता करती है? अगर वो है तो क्या चीज़ है, वो होनी चाहिए। क्योंकि विज्ञान में ये कहा गया है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसके सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, इतना सोडियम होना चाहिए, इतना क्लोराइड होना चाहिए, अगर आप बढ़ाएंगे इस तरह की मात्रा होनी चाहिए, इस प्रोसेस से साफ़ होना चाहिए और इतना आयोडीन होना चाहिए। इन्हें कहते हैं स्पेसिफिकेशन। और जब इन स्पेसिफिकेशंस को सरकार मान्यता देती है तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, और उसको जैसे हम कहते हैं कि ये ISI मार्क है या BIS मार्क है। यानी इसमें वे सभी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सभी प्रयोग किए गए हैं। इसलिए मेरी संस्तुति यह है, जीवामृत दीजिए, आप अलग से दीजिए। आपको वेस्ट डिकम्पोजर देना है, आप अलग से दीजिए, इनकी साथ नहीं मिलाए। चूँकि मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कोई इस बात का प्रमाण नहीं मिला। अगर किसान प्रयोग करते हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो आप कर सकते हैं, ये आप पर है। तो ये जो मल्टीप्लाई का मतलब है, मैंने बताया फंगस की ग्रोथ होती है, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का आप केवल एक ही माध्यम अपनाइए और वो है आपका वर्मी कंपोस्ट।
या नीम केक जिसमें भी कार्बन हो, बोन मील ले सकते हैं आप, या आपके घर का अच्छा गोबर ले सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो कहीं से भी ये कंडे ले लीजिए, जिन्हें हम उपले भी बोलते हैं। सूखे हुए उपले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको तोड़कर इनका चूरा बना लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बारीक चूरा बना लीजिए। इसमें पानी मिलाइए, इतना पानी मिलाए कि वो एक तरह से खाद जैसा लगने लगे। और इस प्रकार इसमें आप ये ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बैसिलस जितना आपको चाहिए उतने में मिलाइए कि आप पूरे खेत में इसको बिखेर सकें। इस माध्यम से भी कर सकते हैं। किसान साथियों, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट दिया था मैंने। तो जो उसमें लिखा था कि जो बैक्टीरिया हैं दो, एक था उसमें बैसिलस सबटिलिस और एक बैक्टीरिया था उसमें वर्टिसिलियम लेकानी। जो ये दो दिखाई दे रहे हैं, ये दो बैक्टीरिया थे इसमें। तो मैंने लिखा था कि इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये उस टाइम भी मुझे इन दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बताया था, शायद मैं भूल गया हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने कहा कि आप इनको मल्टीप्लाई करिए। एक किसान भाई ने मेरी वो वीडियो भी पढ़ी और उसका स्क्रीनशॉट दिया, कहते हैं कि इसमें आपने लिखा है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए और इसको इन दोनों को कर सकते हैं, और आपने यहाँ कहा कि तीनों को मल्टीप्लाई करिए। किसान साथियों, हर बैक्टीरिया की हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम थोड़े से विचलित भी हो सकते हैं और कोई गलती भी हो सकती है। आप जितने भी हैं ये, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए, सबको अलग अलग, इस शब्द को हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई, यानी इनकी बढ़वार कीजिए। इसमें क्या है, जो बैसिलस सबटिलिस है, इसको अगर इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट हो जाएंगे, ये एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया है। अगर इसमें थोड़े माइक्रोन्यूट्रेंट आप मिला देंगे, यानी मैं कहता हूँ अगर इसे बोन मील में आप प्रयोग करेंगे, बोन मील के साथ प्रयोग करेंगे, तो ये आपका अच्छा मल्टीप्लाई होगा। चूँकि ये ज़मीन में जाकर ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है बेनिस्बत यहाँ के। लेकिन इसमें भी थोड़े माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। आपके वर्मिंग कंपोस्ट में कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, कुछ तो मात्रा बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इतनी बढ़ेगी जितनी ट्राइकोडर्मा की, लेकिन कुछ तो बढ़ेगी। बाद में तीनों को मिलाइए और आपका काम आसान हो जाएगा, और इनको प्रयोग करिए। अब बात आती है कि जो हम स्प्रे में यूज करते हैं, जमीन में यूज करने वाले तीन ये हो गए। एक है बवेरिया बसियाना, और एक है पैसिलोमाइसिस लिनासिनस। ये दोनों भी ज़मीन में होते हैं, इनको भी आप इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ट्राइकोडर्मा इसके साथ में पैसिलोमाइसिस को भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, उनके लिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। ये स्प्रे में भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसे हैं जो 40 डिग्री तक भी काम कर लेते हैं, जैसे बैसिलस सबटिलिस है। तो हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। अगर आपको इनका प्रयोग स्प्रे में करना है तो हमेशा 5 बजे के बाद करिए, जब टेम्परेचर 30-35 डिग्री पर आ जाता है। चूँकि उसके बाद उन्हें पूरी रात मिलेगी और उनकी कॉलोनी फॉर्मिंग की बढ़ोतरी होगी, वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो अटैक करेंगे। चूँकि अगले दिन धूप आने से फिर जो है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो बवेरिया बसियाना है और मेटारिजियम एनेसेपोली है, इनका प्रयोग अगर आप स्प्रे के लिए बरसात के टाइम करते हैं, और या इनकी ड्रिंचिंग भी करते हैं, सोयल में भी प्रयोग कर सकते हैं आप इनको, दोनों को, बवेरिया बसियाना और मेटारिजियम, इनकी ड्रिंचिंग भी करते हैं पौधों में। तो जो स्प्रे बरसात में करते हैं, इनके रिजल्ट मिलते हैं, इनके रिजल्ट और नहीं मिलते। शायद कारण यही है कि टेम्परेचर उस टाइम कम होता है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, और नमी और जो ये आपकी कार्बोहाइड्रेट और ये कार्बन,
ये इनके प्रिय भोजन है। नमी मिल गई उनको बढ़ने के लिए, आप गुड़ को रख दीजिए, उसे नमी मिलेगी, हवा से नमी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट उसमें है, फंगस आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि उसे कंटेनर में टाइट करके रखिए। किसान साथियों, मैंने उनसे कई सवाल पूछे कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। एक मैं छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो मुझे तुषार भाई ने भेजी है, ज़रा 2 मिनट के लिए उसको भी देखिए कि उसमें ये दिखाया गया है कि जो बैक्टीरिया हैं वो किस प्रकार इसको ग्रोथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो फंगस है उसे क्यों कहा गया है कि ये ग्रोथ है। आइए देखिए ये वाली वीडियो। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की और ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास ट्राइकोडर्मा विरिडी, हर्जानियम, वर्टिसिलियम और मेटाराइजियम, ये 4 फंगस का क्लास रखा हुआ है एग्जाम्पल के हिसाब से। और यहाँ पर एक फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास ये रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है तो यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रहा है ऊपर से नीचे तक, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा बैक्टीरिया का जो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 होंगे। यहाँ पर भी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उसका भी आप टर्बिडिटी देखेंगे पूरा ऊपर से नीचे। मगर अगर हम ट्राइकोडर्मा की बात करें जो फंगस है तो आपको 2 अलग अलग चीज दिखाई देंगी। ऊपर सतह पर ट्राइकोडर्मा के स्पोर है और नीचे जो मीडिया में उसको ग्रोथ किया गया है, उसकी वृद्धि की है, उसमें उसका कलर दिखाई देगा अलग। मतलब ये दोनों चीज अलग हो रही है, मीडिया का कलर और ट्राइकोडर्मा के स्पोर का कलर। यहाँ पर हम विरिडी में देखें तो भी वही होगा। यानी यह हुआ कि जो फंगस कल्चर होती है वो लिक्विड के ऊपर रहेगी। आप चाहे उसको 100 लीटर में या 200 लीटर में ग्रोथ करवाते हो तो वो ऊपर का ऊपर रहेगा और नीचे सिर्फ उसका मीडिया रहेगा। जब उसको हिलाएंगे तो एक बार ऊपर नीचे हो जाएगी, मगर बाद में भी वो जैसे स्थिर होगी तुरंत ऊपर आ जाएगी। जबकि बैक्टीरिया आप उसको हिलाएंगे तो ऊपर नीचे तक फूड मटेरियल लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब बैक्टीरिया 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 होंगे। जबकि फंगस जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और उस लिक्विड के ऊपर ही मूव होती है और वहीं का वहीं उसका ग्रोथ होगा। यानी बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा और फंगस जो होती है उसका ग्रोथ होगा। ये दोनों चीज अलग है। यानी लिक्विड में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो बैक्टीरिया का करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड में वो नहीं होगा, मगर लिक्विड में ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो फंगस की बात करें तो आप कोई भी फील्ड यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, किसी भी ऑर्गेनिक मैन्योर में, गोबर में उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और उसको उससे इनरिच कर सकते हो। मतलब 15-20 दिन या 1 महीने तक उसको रखा कोई भी फंगस को गोबर के साथ, अपने वर्मी कंपोस्ट के साथ, तो वो वर्मी कंपोस्ट 20 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट नहीं रहेगा, वो इनरिच हो जाएगा जो भी फंगस आपने डाली है उससे। तो वो रिजल्ट आपको ज्यादा देगा। यहाँ पर हमने 2 डिफरेंस देखे, मल्टीप्लिकेशन यानी बैक्टीरिया और ग्रोथ यानी कि कोई भी फंगस। यहाँ पर हमने वर्टिसिलियम भी लिया हुआ है, मेटाराइजियम भी लिया हुआ है, आप उसमें भी देखते हैं 2 लेयर अलग है। तो ये ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन का जो आप समझ सके इसलिए आपको ये है कि मैंने इनमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। मैंने भूमि उपचार की बात करी है, बीज उपचार कुछ अधिक नहीं है। बहुत सबको पता है कि बीज में 1 किलो बीज में आप 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा या कोई भी चीज़ लेकर उसे हल्का सा उसमें गुड़ मिला दीजिए और उसको उस पर बीज पर चिपका दीजिए। और ये जो नर्सरी के पौधे हैं, एक कोई टब लीजिए या कोई पौंड बनाइए छोटा सा, उसमें आपके बायो कंट्रोल एजेंट जो भी हैं, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस सबटिली, इनको डालिए। इनको डालकर उसमें थोड़ा सा आपको वर्मी कंपोस्ट भी डाल देना है और जब उनकी जड़ों को जो पौध होंगी उसमें मिलाएंगे तो इससे ये चिपक जाएंगे। 10 मिनट इनको रखिए और उसके बाद पौधारोपण करिए। किसान साथियों, धान लगाते समय जो बीजारोपण करेंगे आप बीज को इससे ट्रीट करिए, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास से। खेत में भी जब वो पौध बोते हैं उससे करिए और जब पौध लगाते हैं ट्रीट कर कर देखिए, आपको देखिए कि आपके धान की आधी बीमारी गायब हो चुकी होंगी। जो ऊपर से आएंगी उनके लिए बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग है। आज मुझे एक भाई का फ़ोन आया, उसने कहा कि मेरा आम का बाग है और मुझे उसमें स्प्रे के लिए कौन कौन से करने चाहिए। मैंने कहा भाई देखिए, मेरे पास अभी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है आम के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरी जब इसमें वेबसाइट में जाएंगे, जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट पर जाने के लिए, वहाँ पर एक लिंक है जिसमें एक ब्रोचर है
जो डॉक्टर राजन लेबोरेटरी का ब्रोचर है, उसमें किस पेस्ट के लिए या किस रोग के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट हमें स्प्रे करना है, उसकी डिटेल दी गई है। आप उसे ले सकते हैं, और अगर उसमें फिर भी कोई संशय है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पर है डॉक्टर राजन का नंबर है, और मैं तुषार भाई का भी नंबर दे रहा हूँ। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो सॉलिड में बनाते हैं, ये लिक्विड में बनाते हैं। लेकिन ऐसा न करें प्लीज़, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। दो बहुत अच्छे जो वैज्ञानिक हैं उनके नंबर दे रहा हूँ। ऐसा न करें कि 9 बजे उठाया और उनको फ़ोन कर दिया, सुबह को 6 बजे उनको फ़ोन कर दिया। उनको आपको एक व्हाट्सएप मैसेज में ऑडियो रिकॉर्ड करिए, या आप एक मैसेज लिखिए, जो आपकी क्वेरी है वो दीजिए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। आपको ख़रीदना है उसकी भी क्वेरी कर सकते हैं। डॉक्टर राजन हिंदी नहीं बोल सकते, वो हिंदी पढ़ना भी कम ही जानते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए किसी की सहायता लेना होगा। जो तुषार पटेल हैं वो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब में बराबर बोलते हैं। किसान साथियों, ये थी मेरी एक प्रस्तुति बायो कंट्रोल एजेंट का, हम प्रयोग कैसे करें, और इसमें ये ग्रोथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अंत में एक बार फिर, अगर आप इसे सॉयल एप्लीकेशन कर रहे हैं, ज़मीन में कर रहे हैं, तो इनको वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, बोन मील, किसी भी ऐसे पदार्थ में इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से इसमें वर्मी कंपोस्ट बहुत थोड़ा चाहिए आपको। गोबर की खाद ले लीजिए, बकरी के गोबर की खाद ले लीजिए, कोई भी खाद हो, भुरभुरी हो, बारीक हो, और थोड़ी नमी होनी चाहिए। आप उसे पकड़िए हाथ में, लड्डू नहीं बनना चाहिए, पानी नहीं निचड़ना चाहिए, लेकिन जब मुट्ठी खोलेंगे तो वो छिटक कर दूर भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जो स्प्रे के लिए करते हैं प्लीज़ उन्हें गुड़ में मल्टीप्लाई न करें। अगर गुड़ में करना है तो पहले पानी को उबालिए, उसमें गुड़ डालिए, फिर उसको भी उबालिए, फिर उसे ठंडा करिए, फिर उसमें डालिए इनको, और फिर उनको 4-5 दिन तक चलाइए। ऊपर से बंद नहीं करना है। लेकिन मेरी फिर भी संस्तुति है कि स्प्रे के लिए आप लिक्विड वाला करें या पाउडर वाला करें, उसको पानी में घोल लें। पानी जितना साफ़ हो उतना अच्छा रखिए, और लिक्विड वाले को भी पानी में मिलाकर 5 ml पर लीटर, पाउडर वाले को 10 ग्राम पर लीटर मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। आज मैंने उस किसान भाई को बताया कि 1 वर्ष ये ध्यान दो, एक डायरी मेंटेन करो कि किस समय मेरे बाग में कौन सा रोग आता है, और अगले वर्ष उस रोग के आने से 7 से 10 दिन पहले आप बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग कर दीजिए। डॉक्टर राजन और तुषार भाई दोनों ने इनके कम्बिनेशन भी बनाए हैं, जिसमें ये तीनों के तीनों आपको जड़ उपचार के लिए मिलते हैं, जिनके ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। बवेरिया बसियाना और ये आपका मेटारीजियम आदि ये भी इकट्ठे मिलते हैं। इन्होंने जो नाम दिया है उसे रूट केयर दिया है, जो जड़ों में यूज होते हैं। और पेस्ट के लिए, यानी जो हमारे कीट पतंगे आते हैं उनके लिए एक बनाया है जो हम स्प्रे करते हैं, और जो बीमारियां आती हैं, जो फंगस आदि से उत्पन्न बीमारियां हैं, उनके लिए एक आया है। आप उनसे बात करिए, अपनी समस्या बताइए, वो बताएंगे कि कौन सा करना है, आप खरीद कर प्रयोग करिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और समापन करता हूं बायो कंट्रोल एजेंट की इस श्रृंखला का। अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की, जो हमारे जैविक खाद है। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।